Hello students. So today we will continue with the second part of the chapter, the third level. So we were in page number 4 of the book Vistas. There were brass spittoons on the floor and across the station a glint of light caught my eye. तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो चार्ली था वो थर्ड लेवल में पहुँच गया था और थर्ड लेवल कैसा था, उसके अंदर का एटमॉस्फेयर कैसा था, इसको यहाँ डिस्क्राइब किया जा रहा है। थर्ड लेवल में जब वो पहुंचा था तो उसने देखा बहुत एंशियंट तरह का लाइट लगी थी गैस वाली, और वहाँ पे पीतल के स्पिटून्स थे, ब्रास स्पिटून्स। स्पिटून्स मीन्स अ कंटेनर टू स्पिट। स्पिटून्स मीन जैसे कोई टोबैको वगैरह खाते हैं या गुटखा वगैरह खाते हैं, उसके लिए एक कंटेनर होता है पीतल का, उसे थूकने के लिए, उसे कहते हैं स्पिटून्स। तो ये सब स्पिटून्स जो थे पीतल के वहाँ रखे थे थर्ड लेवल स्टेशन पे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। और मैंने देखा कि स्टेशन की दूसरी तरफ एक चमकती हुई लाइट दिख रही थी, ग्लिंट ऑफ लाइट। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। और मैंने देखा कि एक व्यक्ति, मैंने मतलब चार्ली ने, जो थर्ड लेवल में पहुंच गया था, उसने देखा कि एक व्यक्ति अपनी जेब से, अपनी वेस्ट यानी अपनी शर्ट की जेब से एक गोल्ड वॉच निकाल रहा है। एक्चुअली बहुत पुरानी घटना है, 1894 की। तो उस ज़माने में जो वॉच हुआ करती थी वो रिस्ट वॉच ना होके एक छोटी सी वॉच होती थी जो वो अपनी पॉकेट्स में रखा करते थे, जिसमें कैप होता था। तो ये गोल्ड की जो वॉच है ये इंसान ने अपनी वेस्ट की पॉकेट से निकाली। नाउ देयर इज़ अ स्मॉल करेक्शन अबाउट माय प्रीवियस वीडियो। मैंने आपको बताया था कि उसमें चार्ली और साइकेट्रिस्ट का डिस्कशन चल रहा होता है, साइकेट्रिस्ट का दोस्त होता है वो। एक्चुअली वो डिस्कशन 1950s का है। चार्ली इज़ अ पर्सन फ्रॉम 1950s, बट ही रीच्ड एट द थर्ड लेवल इन 1894। मतलब वो एक्चुअली टाइम ट्रैवल करता है, 1950s का वो रहने वाला होता है और वो पास्ट में ट्रैवल करता है, टाइम ट्रैवल करता है। थर्ड लेवल में आने का मतलब है स्टेशन की, जब वो थर्ड लेवल में आता है तो वो एक्चुअली करीब 50-60 साल पहले आ जाता है टाइम को ट्रैवल करके 1894 में। तो जब थर्ड लेवल में आता है तो वो देखता है कि सारी की सारी चीज़ें 1894 की दिख रही हैं, और एक्चुअली वो रहने वाला 1984 का है, 1950s का है, सॉरी। तो 1950s में वो एक्चुअल में चार्ली होता है और उसका फ्रेंड होता है सैम, और जो साइकेट्रिस्ट होता है और जितने भी उसकी वाइफ होती है लुइसा, ये सब जो कैरेक्टर्स हैं ये 1950 के हैं। बट वो थर्ड लेवल में ट्रैवल करके आता है तो वो 1894 के एरा में पहुंच जाता है। ये एक चीज़ मैं आपको सीक्रेट मैंने आपको बता दिया अभी। तो ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड। तो वो देखता है कि जो व्यक्ति होता है थर्ड लेवल पे, वो अपनी जो वॉच होती है गोल्ड वॉच, उसका जो कवर होता है, जो ढक्कन होता है, उसको स्नैप ओपन, झटके से उसको ओपन करता है और उस वॉच में देखता है। और फ्राउन, फ्राउन मतलब अपनी माथे में एक गंदी सा एक्सप्रेशन बनाना, कुछ आपके माथे में एक भ्रुकुटी तानना कहते हैं हिंदी में, एक एंग्री एंड एनॉयड एक्सप्रेशन देना, ठीक है ना। तो वो वॉच को देख के ऐसा एक्सप्रेशन बनाता है। ही वोर अ डर्बी हैट, और वो एक डर्बी हैट पहना होता है वो शख्स। डर्बी हैट होती है मतलब लंबी सी हैट, टॉल सी हैट होती है, काफ़ी ऊंचा उनका हैट का ऊपर का जो पार्ट होता है काफ़ी ऊंचा होता है। अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपल्स, और जो सूट पहना होता है उस व्यक्ति ने उसमें 4 बटन होते हैं और टाइनी लेपल्स। लेपल्स मतलब जो कॉलर होते हैं ना ब्लेजर वगैरह के, कोट वगैरह के, उस कॉलर को हम लेपल्स कहते हैं, वो छोटे होते हैं। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टेज, और उसकी जो मस्टेज होती है वो हैंडल बार मस्टेज होती है। हैंडल बार मस्टेज मतलब मस्टेज वो कम्प्लीटली कर्व्ड मस्टेज होती है। जैसे एक रेसलर था WWE का, हुल्क हॉगन, उसकी मस्टेज थी ना पूरी चिन से लेके लंबी सी, उसे कहते हैं हैंडल बार। मतलब हैंडल बार का ऐसा शेप देती है, मतलब एक उल्टा यू बना लो आप। अब एक टॉपसी टर्वीड यू, अपसाइड डाउन यू जो है, उल्टा यू, उसको कहते हैं हैंडल बार। उस तरह की हुल्क हॉगन की जैसी मस्टेज थी उसकी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. अब जब चार्ली स्टेशन में देखता है कि सबके सब जो लोग वहाँ पे हैं उनकी जो ड्रेसेस हैं वो 1890s की जैसी लग रही हैं, क्योंकि चार्ली एक्चुअली 1950 का शख्स होता है, लेकिन वो थर्ड लेवल में आता है टाइम ट्रैवल करके। यही तो सीक्रेट है चैप्टर का, पास्ट में आ जाता है वो, हिस्ट्री में। तो सब चीज़ उसको अजीब सी लगती है, पुरानी 1890s के टाइम की, उसके दादाजी के टाइम की। I never saw
सो मैनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टेचेस इन माई लाइफ। और जो 1890 के लोग होते थे जनरली वो बहुत बियर्ड रखते थे, दाढ़ी रखते थे। साइड बर्न्स मतलब जब आपकी दाढ़ी, मूछें और जो कलमे हैं वो एक ही कंटिन्यूटी में बनाई जाएं, गाल को टच करते हुए, मतलब क्रॉस करते हुए ना, साइड बर्न्स। जैसे कोई मतलब डीमंस को दिखाते हैं ना, असुरों को, क्रूर सिंह को, लंबी लंबी दाढ़ी, मस्टेचेस, और वो आपकी कलमों को टच करे, तो उस तरह की वो उनकी जो फेशियल हेयर्स थे उस तरह के थे। एंड फैंसी मस्टेचेस इन माई लाइफ, और बड़ी डिज़ाइन वाली जो मूछें हैं वो थी लोगों के पास। तो मतलब इस तरह की चीज़ें उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी, क्योंकि वो हिस्ट्री में आ गया था। अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, शी वोर अ ड्रेस विथ leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high buttoned shoes। अब यहाँ पे एक्चुअली जो थर्ड लेवल में जो 1894 के एरा में वो पहुँच गया था, उस ज़माने में किस तरह का लोग ड्रेसअप करते थे उसी को यहाँ डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। तो एक वुमेन के बारे में बता रहे हैं जो ट्रेन के अंदर आई थी और उसका ड्रेस कैसा था। उसने लेग ऑफ मटन स्लीव्स, मतलब लेग ऑफ मटन स्लीव्स एक तरह का आपका शर्ट होता है वुमेन का, जो लंबा लंबा मतलब स्लीव्स होते हैं जिसमें मटन के कलर के, मीन्स ब्राउनिश एंड रेडिश कलर के स्लीव्स होते हैं। इन स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, और उसने स्कर्ट पहनी थी, काफ़ी लंबी सी स्कर्ट पहनी थी जो शूज़ तक जा रही थी। और उसके शूज़ कैसे थे, बड़े ऊंचे ऊंचे थे, हाई थे और बटन थे, बटन वाले शूज़ थे। तो दिस इज़ द आउटफिट विच वॉज पीपल वर वियरिंग इन दोज टाइम्स। Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small career and eaves locomotive with a funnel shaped stack। और वो women के पीछे मैं नोट करता हूँ कि जो पटरी होती हैं, ट्रैक्स होती हैं, उस पर मेरी नज़र जाती है, एक झलक जाती है एक लोकोमोटिव। लोकोमोटिव मतलब एक तरह की ट्रेन होती है जिसमें आप इसमें माल गाड़ी टाइप की होती है वो। अ वेरी स्मॉल करियर एंड ईव्स लोकोमोटिव, मतलब बहुत ही पुराने ज़माने की लोकोमोटिव, क्योंकि चार्ली तो 1950s के टाइम का था और वो 1894 में आ गया था ट्रैवल करके, टाइम ट्रैवल करके थर्ड लेवल में। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें थी जो बहुत पुरानी थी, तो यहाँ पे करियर एंड ईव्स लोकोमोटिव मतलब जो ट्रेन थी बहुत पुराने मॉडल की थी। तो करियर एंड ईव्स का मतलब है जैसे हम आजकल कहते हैं ना बाबा आदम के ज़माने की चीज़ है, तो उस तरह अमेरिका में बाबा आदम ना करके हम कहते हैं करियर एंड ईव्स लोकोमोटिव। मीन्स कोई चीज़ अगर बहुत पुरानी है तो वो करियर एंड ईव्स है, उस ज़माने की है। तो उस तरह की उसने वो ट्रेन देखी, मालगाड़ी, बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि ये सब पुरानी पुरानी चीज़ें कैसे दिख रही हैं। विद अ फनल शेप्ड स्टैक, स्टैक मतलब जो उसकी चिमनी थी उस ट्रेन की वो फनल शेप की थी, कुप्पी की जैसी शेप की थी। एंड देन आई न्यू टू मेक श्योर, और फिर मुझे समझ में आया, क्योंकि चार्ली अभी कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो उसे बस बड़ा सरप्राइज़ लग रहा था कि सब चीज़ें इतनी ओल्ड फैशन, इतनी प्रिमिटिव, इतनी एंटीक्वेटेड, इतनी हिस्टोरिकल कैसे हो गई हैं, क्योंकि वो तो टाइम ट्रैवल करके 1894 में आ गया था 1950 से। तो मेक श्योर, तो उसने अपनी तसल्ली के लिए, अपने को श्योर करने के लिए क्या किया, आई वॉकड ओवर टू अ न्यू बॉय एंड ग्लैंस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। वहीं पे स्टेशन पे एक न्यूज़ पेपर बेचने वाला लड़का बैठा था और वहाँ पे एक स्टैक ऑफ पेपर्स, एक न्यूज़ पेपर्स की पाइल रखी थी। तो उसने उस न्यूज़पेपर की पाइल में देखा, तो न्यूज़पेपर का नाम क्या था, इट वाज द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड हैज़न्ट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। जो न्यूज़पेपर था वो बहुत पुराने टाइम का था, द वर्ल्ड। वो सरप्राइज़ हुआ बड़ा। और जो वर्ल्ड न्यूज़पेपर तो कई सालों से पब्लिश नहीं हुआ था, मीन्स उसका पब्लिश होना ही बंद हो गया था अब, क्योंकि चार्ली 1950s के टाइम का था और ये न्यूज़पेपर 1894 का था। द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड, और जो हेडलाइंस थी न्यूज़पेपर की वो प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के बारे में बता रही थी, जो कि बहुत पुराने टाइम के प्रेसिडेंट थे 1890s के। आई फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरीज एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। और इस तरह का जो न्यूज़पेपर है वो तो पब्लिक लाइब्रेरीज़ में उसको दिखा करता था चार्ली को, क्योंकि तो पुराने ज़माने का न्यूज़पेपर था, इसलिए ऐसे न्यूज़पेपर तो द वर्ल्ड नाम के न्यूज़पेपर तो केवल लाइब्रेरीज़ में दिखते थे। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। लेकिन जब चार्ली ने उस न्यूज़पेपर की डेट देखी तो बड़ा सरप्राइज हुआ, इट वॉज जून 11, 1894। यानी चार्ली अब टाइम ट्रैवल करके 1894 में आ चुका था, थर्ड लेवल में आ चुका था 1950 से। तो बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि कैसे वो पास्ट में पहुंच गया टाइम ट्रेवल करके। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो।
और फिर क्या किया चार्ली ने, रेलवे स्टेशन का जो टिकट काउंटर था, टिकट विंडोज़ था, वहाँ गया। और चार्ली जानता था कि यहाँ पे थर्ड लेवल में आने के बाद ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से वो कहीं के भी टिकट ले सकता है। अमेरिका के किसी भी शहर में जाने के लिए उसे टिकट मिल सकते हैं। यानी वो अपनी वाइफ लुइजा के साथ कहीं भी जा सकता है टिकट लेके। जनरली क्या था कि चार्ली का जो टाइम था, एक्चुअल टाइम था, वो 1950s था। उस ज़माने में जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन था वो केवल लोकल ट्रेन्स ही वहाँ से मिलती थी, यानी एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाने के लिए। बट जब ग्रैंड सेंट्रल पहले पे नया नया बना था 1890s में, तो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पूरे यूएस के विभिन्न शहरों में जाने के लिए ट्रेन्स मिला करती थी। तो चार्ली ये बात जानता था, इसीलिए उसने क्या सोचा कि टिकट काउंटर में जाके कुछ टिकट खरीदता हूँ ताकि मुझे ट्रेन्स मिल जाएँ पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी ट्रैवल करने के लिए अपनी वाइफ के साथ। In the year 1894 and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois। और चार्ली चाहते थे कि वो 2 टिकट खरीदें और कहाँ जाने के लिए, इलिनॉइस जाने के लिए, गेल्सबर्ग जाने के लिए। इलिनॉइस में एक जगह है गेल्सबर्ग, स्टेट इज इलिनॉइस एंड सिटी इज गेल्सबर्ग। Have you ever been there? It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets। फिर चार्ली अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रीडर से, हैव यू एवर बीन देयर, मतलब मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम कभी वहाँ गए हो। तो मैं तो यही रिप्लाई दूंगा चार्ली जी कि मैं तो नहीं गया कभी। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल। फिर वो बता रहे हैं कि गेल्सबर्ग एक बहुत ही वंडरफुल टाउन है और आज भी वंडरफुल टाउन है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। वहाँ पे बड़े बड़े फ्रेम वाले हाउसेस हैं, लकड़ी के जो बनते हैं, ब्यूटीफुल हाउसेस, कॉटेजेस, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स हैं, गार्डन्स हैं, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मेट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स। और बहुत ही ऊंचे ऊंचे और डेंस पेड़ हैं जिनकी ब्रांचेस, ट्रीज़ की जो ब्रांचेस हैं वो रास्तों को शेड कर देती हैं, रूफ बना देती हैं। जैसे क्या होता है ना, रोड्स के दोनों तरफ अगर ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, जो पेड़ की कैनोपी होती है वो कवर कर देती है रोड को, एक रूफ जैसे बना देती है, छत जैसी। तो इस तरह के मतलब वहाँ पे ट्रीज़ हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। अब 1894 में क्या होता था, चार्ली बता रहे हैं कि जो समर की जो इवनिंग्स होती थी बहुत लंबी होती थी, दुगनी लंबी होती थी 1950s की कंपैरिजन में। एंड पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग अपने लॉन्स में आके बाहर सुस्ताते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, आदमी लोग सिगार पीते थे, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और बहुत धीरे धीरे बातें भी किया करते थे। द विमेन वेविंग पाम लीव फैंस, और जो औरतें होती थी, लेडीज़ होती थी, वो क्या करती, पाम के लीव्स के पंखे बनाया करती थी, विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और उनके चारों ओर फायर फ्लाइज जो इंसेक्ट होता है, जुगनू वगैरह, वो उड़ा करते थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और वो बड़ा पीसफुल टाइम था, क्योंकि भैया पुराना टाइम था, हिस्टोरिकल टाइम था, तो पीसफुल ही होगा। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ। और 1894 में चार्ली बताते हैं कि वो एक ऐसे टाइम पे पहुंच गए थे जब वर्ल्ड वॉर 20 years आगे था। मतलब वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ था, और ये 1890s की बात है। तो अभी भी वर्ल्ड वॉर 20 साल आगे था। तो चार्ली बड़ा खुश था। चार्ली कह रहा था कि बहुत ही पीसफुल टाइम था, क्योंकि वॉर वगैरह कुछ हुआ नहीं था। एंड वर्ल्ड वॉर 2 ओवर 40 years इन द फ्यूचर। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जो कि 1939 में शुरू हुआ था, तो वो 40 साल आगे था अभी से। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। और चार्ली 2 टिकट चाहता था गेल्सबर्ग के। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड बट ही फिगर्ड द फेयर। जो क्लर्क बैठा था काउंटर में, उसने क्या करा, फेयर बताया, फेयर का फिगर बताया कितना है, कितना रुपया है करके, मतलब कितना करेंसी है वहाँ का, डॉलर और जो भी है। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड, और उसने मेरे चार्ली के हेड बैंड को देखा, मतलब हैट में जो बैंड होता है ना, वो देखा। क्योंकि जो टिकट काउंटर में बैठा था वो भी बड़ा सरप्राइज था, कि क्योंकि चार्ली तो 1950s से आया हुआ था 1894 में। तो जो उसका ड्रेसअप था वो बड़ा वियर्ड लग रहा था काउंटर में जो बैठा था व्यक्ति उसको। बट ही फिगर द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे। जब उसने मुझे फिगर बताया फेयर का, तो मेरे पास काफ़ी पैसा था, मेरे पास 2 टिकट्स लेने का, एक तरफा मतलब जर्नी का 2 टिकट का पैसा था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी।
जब मैंने पैसे काउंट करके क्लर्क की ओर देखा तो क्लर्क मुझे घूरने लगा, काउंटर बैठा हुआ था जो। ही नॉडेड एट द बिल्स, उसने बिल्स मतलब जो करेंसी नोट्स उनको देखा, उसको देखे नॉड किया, देखिए गर्दन हिलाई। डैट एंट मनी मिस्टर, ही सेड। तो उसने देखा ये कौन सी करेंसी दे रहा है, क्योंकि वो करेंसी तो 1950s की थी, तो उसके समझ में नहीं आया काउंटर वाले के। तो बोला ये पैसे नहीं है मिस्टर, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार। स्किन मी मीन्स मुझे बेवकूफ़ बनाना, डिसीव करना। तो उसने बोला कि अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो तुम बच नहीं पाओगे, ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे, तब कानून से बच नहीं पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड मी, और उसने जो बिसाइड हिम, उसने जो कैश ड्रॉवर था उसको, उसके मतलब जहाँ वो बैठा था उसके बगल में कैश ड्रॉवर था काउंटर में, उसकी ओर देखा, ग्लैंस किया। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और जब मैंने देखा कि जो मनी थे वो सब ओल्ड स्टाइल के बिल्स थे, पुराने ज़माने की करेंसी थे, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज। और जो उनका साइज़ था वो हाफ था, जो आजकल के मनी होता है उसकी अपेक्षा हाफ था, एंड डिफरेंट लुकिंग, और वो जो करेंसी लगते थे देखने में भी अलग लगते थे। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट। तो मैं समझ गया कि ये तो पुराने ज़माने की करेंसी अलग हैं, यहाँ से जल्दी निकल लो। मैं मुड़ा और निकल लिया वहाँ से जल्दी जल्दी। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। फिर चार्ली बोलता है कि कोई फ़ायदा नहीं था 1894 में भी जेल जाने में, कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि चार्ली के पास तो करेंसी था नहीं पुराने ज़माने का, और यहाँ वो कहीं फंस जाता, जेल चले जाता, तो इससे अच्छा यहाँ से निकलने में ही फ़ायदा है। चार्ली ने ऐसा सोचा, क्योंकि 1894 में भी जेल जाके कोई खुशी नहीं मिलनी थी, क्योंकि जेल की लाइफ तो कभी भी अच्छी नहीं होती, ना 1894 में, ना 1950s में, और ना 2020 में। नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड दैट वॉज डैट, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। और ये सब हुआ और मैं उसी रास्ते से वापस आ गया जहाँ से मैं गया था, मुझे ऐसा लगता है मैं उसी रास्ते से वापस निकल आया थर्ड लेवल से। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। और अगले दिन जब मैं वापस आ गया था, थर्ड लेवल से बाहर आ गया था, मतलब अब मैं वापस अपने टाइम में आ गया था 1950s में। थर्ड लेवल से जब बाहर निकला तो वापस अपने प्रेजेंट टाइम में वो आ गया था। तो लंच के समय चार्ली ने $300 बैंक से निकाले, विड्रॉ करे, नियरली ऑल वी हैड, और $300 उनके अकाउंट में थे भी। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने इन पैसों से ओल्ड स्टाइल करेंसी मीन्स 1894 में जो करेंसी चलते थे उस तरह करेंसी खरीदे। डेट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। और मैंने जब पुराने ज़माने की करेंसी खरीदे तो मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड तो बड़ा ही चिंता में आ गया, बड़ा डिस्टर्ब हो गया कि क्या कर रहा है चार्ली, पुराने ज़माने के पैसे क्यों खरीद रहा है। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। और चार्ली बताता है कि पुराने ज़माने का करेंसी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं था, किसी भी शॉप में किसी भी डीलर के यहाँ तुम्हें मिल जाता, लेकिन तुम्हें सर एक प्राइस देना पड़ता था एंशियंट मनी खरीदने का, विंटेज कॉइन्स खरीदने का, आपको प्राइस देना पड़ता था, प्रीमियम पे करना पड़ता था। एक माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। और जब मैंने $300 दिए तो उन $300 से मैंने केवल 200 ओल्ड स्टाइल के करेंसी खरीदे, मीन्स $200 खरीदे, मीन्स $100 का उसे पेमेंट करना पड़ा, प्रीमियम भरना पड़ा। बट आई डेंट केयर, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं हुई। एग्स वर 13 सेंट्स अ डोजन इन 1894, क्योंकि 1894 में तो चीज़ें बहुत सस्ती थी, यानी कि आज की कंपैरिजन में 1950 के कंपैरिजन में उस समय बहुत सस्ता था 1894 में। तो 13 सेंट्स में हमको एक डोजन एग्स मिल जाते थे 13 सेंट्स में। नेक्स्ट पैराग्राफ। But I have never again found the corridor that leads to a third level at Grand Central Station, although I've tried often enough. लेकिन जब मैंने करेंसी वगैरह पुराने इकट्ठा कर लिए, मैंने फिर कोशिश करी कि वापस मैं थर्ड लेवल में जाऊँ, वापस 1894 के टाइम में जाऊँ, तो लेकिन मुझे वो मिला ही नहीं, वो कॉरिडोर ही नहीं मिला जहाँ से मैं थर्ड लेवल में पहुँचा था। पता नहीं रेलवे स्टेशन का कौन सा कॉरिडोर था, कौन सी वो सुरंग थी, कौन सा वो रास्ता था, और न जाने कैसे मैं उस थर्ड लेवल में पहुँच गया था इतिहास में 1894 में। अब मैंने कोशिश करी तो मुझे वो मिला ही नहीं, मैंने काफ़ी कोशिश करी फिर भी नहीं मिला। लुइजा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। और जब मैंने अपनी पत्नी लुइजा को ये सब बातें बताई तो बड़ी चिंतित हुई। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर। और उसने मुझे कहा कि तुम्हें अब थर्ड लेवल ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड। और उसके बाद फिर मैंने खुद भी प्रयास बंद कर दिया थर्ड लेवल ढूंढने का। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। और फिर मैंने अपनी वापस वो स्टैम्प कलेक्टिंग की जो मेरी हॉबी थी उसमें ध्यान देना शुरू कर दिया। बट नाउ
वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। लेकिन अब चार्ली बताता है अब अचानक से कुछ ऐसा हुआ था, वो हम आगे बताएंगे क्या हुआ था, कि अब हम दोनों ही थर्ड लेवल की तलाश करने लगे हैं, मेरी पत्नी और मैं। और क्यों करने लगे हैं? क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जिससे हमको ये सबूत मिल गया, ये प्रूफ मिल गया कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। और अब हम दोनों ही उसे ढूंढते हैं, मेरी वाइफ और मैं। हर वीकेंड, हर हफ्ते के एंड में सैटरडे संडे को हम थर्ड लेवल ढूंढने निकल जाते हैं। अब क्या हुआ था वो आगे पता लगेगा, किसकी वजह से उनको ऐसा विश्वास हुआ था। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर। अचानक से उसका दोस्त जो था चार्ली का, जिसका नाम सैम वीनर था, वो गायब हो गया था। नो बडी न्यू वेयर, और किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गायब हुआ। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। आई वेंट टू स्कूल देयर। और मुझे ऐसा शक हुआ, मुझे ऐसा सस्पेक्ट मीन्स शक होना, क्योंकि जो सैम था वो एक सिटी बॉय था। मीन्स वो शहर में चलता फिरता घूमता फिरता लड़का था और शहर में जाया करता था। और मैं अक्सर उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताता था। गेल्सबर्ग मतलब वो इलिनॉइस में जो 1894 में जहाँ उधर चार्ली पहुँच गया था, उस जगह के बारे में अक्सर सैम को बताता था चार्ली। आई वेंट टू स्कूल देयर। और मैं ये भी बताता था चार्ली को कि मैं गेल्सबर्ग में स्कूल जाया करता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस। और मेरा दोस्त सैम अक्सर बोला करता था कि गेल्सबर्ग के बारे में जो तुम बता रहे हो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, और वहाँ जाने की इच्छा करता था सैम। तो शायद मुझे लग रहा था कि सैम कहीं वापस थर्ड लेवल या गेल्सबर्ग में ना पहुँच गया हो, क्योंकि अचानक से वो गायब हो गया था। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। और जो सैम था वो एक्चुअली कहाँ पहुँच गया था, अब बता रहा है हमको चार्ली कि वो 1894 में यानी थर्ड लेवल में पहुँच गया था। 1894 में गेल्सबर्ग पहुँच गया था। तो इसीलिए अब चार्ली ने पहले हमको कहा कि उसकी वाइफ और चार्ली को कुछ ऐसे सबूत मिले थे कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, और खुद भी थर्ड लेवल की तलाश कर रहे थे, क्योंकि उनका दोस्त सैम बहुत क्लोज फ्रेंड था चार्ली का, वो भी थर्ड लेवल में पहुँच गया था 1894 में। और क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टेड था जाने में, चार्ली की बातें सुन के, चार्ली का अकाउंट सुन के गेल्सबर्ग के बारे में, तो उसकी इच्छा थी तो पहुंच चुका था। और इसीलिए अब चार्ली और उसकी वाइफ भी वहाँ जाना चाहते थे। बिकॉज वन नाइट फर्स्टिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड। अब चार्ली बताता है कि उसको कैसे पता लगा कि एक्चुअली सैम 1894 में पहुंच गया था। तो वो डिस्क्राइब बता रहा है कि कैसे आके उसे यकीन हुआ। वो बोलता है कि एक रात वो अपने स्टैम्प कलेक्शन के जो एक्टिविटीज़ थी उसमें बिजी था। वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़? तो अचानक से चार्ली को एक फ़र्स्ट डे कवर मिला। अब फर्स्ट डे कवर जो था पहले भी आया था, आपका फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो मैं उसको अब एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट डे कवर मिला। अब फर्स्ट डे कवर क्या होता है? वेल, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale। अब फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जब भी कोई गवर्नमेंट एक नया स्टैम्प इशू करती है पोस्टेज का, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, जो जिनकी हॉबी होती है स्टैम्प्स को कलेक्ट करना, वो क्या करते थे? वो सबसे पहले एक लिफाफा लेते थे, एनवलप लेते थे, उसमें उस स्टैम्प को लगाते थे और वो अपने आप को ही उसको पोस्ट करते थे, मेल करते थे। तो इसको हम कहते, और उस तरह का जो पहला एनवलप आता था मेल के थ्रू, उसको हम कहते हैं फर्स्ट डे कवर। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। उससे क्या होता था कि जब वो एनवलप उनके पास पहुंचता था स्टैम्प कलेक्टर्स के पास, तो उसमें पोस्टेज का स्टैम्प के साथ डेट पड़ी होती थी, डेट मार्क रहती थी पोस्ट मार्क की। तो उस डेट से प्रूव हो जाता था कि कब ये स्टैम्प इशू हुआ है और कब हमने अपने कलेक्शन में रखा है, क्योंकि जब इशू होता था तभी वो मेल करते थे, तो उसी टाइम की डेट उसमें रहती थी। तो इससे प्रूफ मिल जाता था कि कब ये स्टैम्प इशू हुआ था गवर्नमेंट से और कब ये हमने अपने पास कलेक्ट किया था। तो एक इट्स अ टाइप ऑफ इडियोसिंक्रेसी, एक स्ट्रेंज बिहेवियर होता है स्टैम्प कलेक्टर्स का। वो हर चीज़ का एक प्रूफ या एविडेंस रखना चाहते हैं, वो इसलिए ऐसा करते थे। तो उस तरह के एनवलप को हम फर्स्ट डे कवर बोलते थे। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपनड, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप। जनरली क्या होता था, उस एनवलप को हम कभी ओपन नहीं करते थे, क्योंकि उसमें हम एक ब्लैंक पेपर रखते थे, क्योंकि केवल वो प्रूफ करने के लिए होता था, उसकी डेट का एविडेंस के लिए। तो जनरली उसे ओपन नहीं किया जाता था उसके एनवलप को। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। और उस रात जब मैं अपने स्टैम्प
उसको देख रहा था, सब चीज़ों को, उसकी एक्टिविटीज़ को कर रहा था, तो अचानक से मेरी नज़र पड़ी एक फर्स्ट डे कवर में, काफ़ी पुराने फर्स्ट डे कवर में, जो शायद मेरे पास नहीं होना चाहिए था उस समय। मुझे एक सरप्राइजिंग सा वो फर्स्ट डे कवर मिला, नया सा, कभी पहले दिखा नहीं था, बट देयर इट वाज, लेकिन वो वहाँ पे था। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट इज़ होम इन गेल्सबर्ग। वो वहाँ पे था और किसी ने मेरे दादाजी को, ग्रैंडफादर को, वो फर्स्ट डे कवर मेल किया था गेल्सबर्ग के एड्रेस पे, जहाँ मेरे दादाजी रहा करते थे और जहाँ मैं स्कूलिंग किया करता था। डेट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेट। ये एड्रेस जो था गेल्सबर्ग का एनवेलप में लिखा था फर्स्ट डे कवर में, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। और ये एनवेलप में जो तारीख लिखी थी वो थी जुलाई 1894, यानी स्टैम्प जो था वो जुलाई 1894 का था, बहुत पहले का। द पोस्ट मार्क शोड दैट, येट आई डेंट रिमेंबर इट एट ऑल। जो उसका पोस्ट मार्क था वो बता रहा था, उसकी डेट को बता रहा था, लेकिन मुझे ये चीज़ याद नहीं थी। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन। जो स्टैम्प था वो 6 सेंट्स का था उसकी वैल्यू, और ब्राउन कलर का था, डल ब्राउन, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। और उसमें जो पिक्चर थी वो प्रेसिडेंट गारफील्ड की बनी थी। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। नेचुरली ऐसा ही हुआ होगा कि किसी ने मेरे दादाजी को ये फर्स्ट डे कवर भेजा होगा मेल के थ्रू, और ये उनके कलेक्शन में आ गया होगा 1894 में। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, और उनके कलेक्शन में ही वो रहा होगा, और मैंने इसको अब उनके कलेक्शन से बाहर निकाला है और उसको ओपन किया। यानी कि दादाजी को किसी ने मेल किया था 1894 में, और अब वो मेरे पास आ गया है और मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। द पेपर इन साइड वॉजन ब्लैंक, इट रेड। और जो उसके अंदर पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, उसमें कुछ लिखा था। तो उसमें क्या लिखा था, ये लेटर यहाँ पे बॉक्स के अंदर बना रखा है, 941 विलर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉय, जुलाई 1894। इसमें लिखा था चार्ली, मीन्स ये चार्ली के लिए लिखा गया था लेटर, दादाजी के एड्रेस पे, क्योंकि 1894 में तो दादाजी एग्जिस्ट करते थे, चार्ली तो करता नहीं था। लेकिन चार्ली एक बार वहाँ होके आया था, तो किसी ने शायद उसको चार्ली को मैसेज देना चाहा थर्ड लेवल में। थर्ड लेवल से ही 1894 से ही किसी ने इनको लेटर भेजा चार्ली को, यानी पास्ट में ही, पास्ट के टाइम से किसी ने चार्ली को लेटर भेजा है, जो कि चार्ली अभी प्रेजेंट में है 1950s में, और कोई पास्ट से उनको लेटर भेज रहा है। चार्ली, I got to wishing that you were right, then I got to believing you were right, and Charlie it's true। अब वो चार्ली से कह रहा है, चार्ली मैं चाहता था, मैं जानता था तुम सही बोल रहे हो, और अब मैं विश्वास भी करने लगा हूँ कि तुम सही बोल रहे थे। और चार्ली ये सच है, इट्स ट्रू। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, और मैं 2 हफ्तों से यहाँ थर्ड लेवल में रह रहा हूँ। मीन्स बहुत खुश हूँ थर्ड लेवल में रह के, 1894 में रह के। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, और अभी मैं डाउन द स्ट्रीट दिल्ली से घर में हूँ। कोई पियानो बजा रहा है, समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, एंड देर आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग। और सब लोग बाहर के पोर्च में आके, बरामदे में आके गाना गा रहे हैं। सीइंग नेली होम, ये जो गाना का टाइटल है वो सीइंग नेली होम है। इस सॉन्ग को सब लोग गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे इन्वाइट किया गया है डेलीज के घर में लेमनेड के लिए। मीन्स लेमनेड जो होता है नींबू पानी, उसके लिए। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा, और ये कह रहा है चार्ली और लुइजा तुम भी यहाँ आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और थर्ड लेवल को ढूंढते रहो जब तक तुम्हें मिल ना जाए। इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी, बिलीव करो कि ये इसके वर्थ है, यहाँ आना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। थर्ड लेवल को ढूंढोगे और तुम्हें थर्ड लेवल मिल जाएगा, तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ आ जाओ। तो ये लेटर चार्ली को लिखा गया था थर्ड लेवल के किसी शख्स ने, यानी पास से चार्ली को लिखा गया था। एड्रेस ग्रैंडफादर का डालता, क्योंकि चार्ली तो एग्जिस्ट करता नहीं होगा, 1894 में ग्रैंडफादर करते थे, तो एड्रेस उनका था, बट चार्ली के लिए था। थोड़ा सा ये आपको स्ट्रेंज लग रही होगी स्टोरी, बट थोड़ा सा ध्यान से अगर अटेंटिवली आप सोचेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग समझ में आ जाएगी ये सब चीज़। द नोट इज़ साइन सैम, और ये लेटर किसने भेजा था, सैम ने, यानी जो दोस्त उनका खो गया था, वो जो थर्ड लेवल में पहुंच गया था, उसने ये थर्ड लेवल से लेटर भेजा था चार्ली को। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800। फिर मैं कहाँ गया, मैं स्टैम्प और कॉइन की दुकान में गया, और मुझे पता लगा कि चार्ली ने $800 के बराबर ओल्ड स्टाइल करेंसी ख़रीदा था। मीन्स उसको यकीन हो गया था चार्ली को कि मेरा जो फ्रेंड है सैम वो 1894 में पहुंच चुका है, और जाने से पहले उसने
1894 की करेंसी भी खरीदी थी। कितनी खरीदी थी? $800 की वैल्यू के बराबर करेंसी खरीदी थी। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। और शायद वो पुराने 1894 में पहुंच के उसने भी एक अच्छा बिजनेस शुरू कर दिया होगा, हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। क्योंकि मेरा जो दोस्त सैम था वो हे मतलब हे होता है जो भूसा होता है ना, भूसा, ग्रेन, दाने, जो काउज, जो कैटल को जो फूड दिया जाता है, फीड किया जाता है जो कैटल को, उन चीज़ों को कहते हैं फीड। उन सब का बिजनेस करना शुरू कर दिया होगा 1894 में जाके। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू। क्योंकि मेरा दोस्त जो सैम था वो अक्सर कहा करता था कि वो इस तरह का बिजनेस करना चाहता है, लेकिन 1950s में वो नहीं कर पा रहा था। तो 1894 में ज़रूर उसने बिज़नेस शुरू कर दिया होगा। एंड सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। अब चार्ली बोलता है कि सर्टेनली जो 1950 में जो सैम बिजनेस करता था, जो हमारी टाइम में प्रेजेंट में, वो वहाँ नहीं कर रहा होगा। ओल्ड मतलब जो 1894 थर्ड लेवल में जाने से पहले जो वो बिज़नेस किया करता था, मतलब जो प्रेजेंट में 1915 में जो बिज़नेस करता, सर्टेनली वो बिज़नेस तो वो नहीं कर सकता 1894 में अभी का। तो इसने अपना पुराना बिज़नेस मतलब जो अपने जो हॉबी, अपना जो ड्रीम था, जो बिज़नेस वो करना चाहता, हे का, ग्रेन का, फीड का, वो करा होगा। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉय। और गेल्सबर्ग इलिनॉय में तो बिल्कुल वो बिज़नेस नहीं कर सकता 1950s का। इन 1894 मीन 1950s का बिज़नेस वो इलिनॉय में 1894 में तो नहीं कर सकता, हिज ओल्ड बिज़नेस। और जो 1950s में उसका बिज़नेस था वो क्या था? वाई सैम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट। तो सैम का बिज़नेस क्या था? सैम एक्चुअली साइकियाट्रिस्ट था, उसका दोस्त चार्ली का, जिसके बारे में सबसे पहले पेज में चार्ली बता रहा है कि मेरा एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है जिसको मैं सब बता रहा हूँ कि मैं थर्ड लेवल में गया तो उसने मुझे कहा कि तुम एस्केप कर रहे हो, परेशानी से बचना चाह रहे हो, तमाम तरह के लेक्चर दिए। लेकिन एक्चुअल में वो खुद जो साइकेट्रिस्ट था वो खुद चार्ली की बातों से इतना इन्फ्लुएंस्ड हो गया कि उसने सोचा मैं खुद ही एस्केप करता हूँ इस प्रॉब्लमेटिक लाइफ से, और टाइम ट्रैवल करके खुद वो 1894 में थर्ड लेवल में पहुँच गया, एस्केप करता हुआ सब चीज़ों को, प्रेजेंट टाइम्स की पास्ट में पहुंच गया टाइम ट्रेवल करके। और वहाँ पहुंच के बड़ा वहाँ जाके सेटल हो गया, और वहाँ से लेटर भेज रहा है चार्ली को अब कि हाँ भाई तुम सच कहते थे, बहुत अच्छा है थर्ड लेवल, तुम भी यहाँ आ जाओ लुइजा को लेके और ढूंढते रहो उस थर्ड लेवल को, उस कॉरिडोर को जहाँ से ट्रैवल करके तुम यहाँ आ सको। बिलीव मी इट्स वर्थ इट। सो हाउ स्ट्रेंज एंड सरप्राइजिंग, परप्लेक्सिंग, isn't it interesting? I guess it's quite interesting. Okay, now I advise all of you to please revise it and read it again so that you can understand it better, comprehend the things. Okay, take care. Bye.